हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें हम पढ़ रहे हैं अप्रैल 2023 के करंट अफेयर को। अभी तक हमने राज्य व्यवस्था के टॉपिक को कंप्लीट किया है। इस मैगजीन के अंतर्गत ये हमारा पहला टॉपिक है, जिसके कुछ पॉइंट या कुछ टॉपिक रह गए थे, उनको आज पढ़ेंगे और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अप्रैल महीने में क्या समसामयिकी घटना रही, उन सब के बारे में विस्तृत परिचर्चा करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक आता है ऑनलाइन गेमिंग के विनिमय के संदर्भ में। ऑनलाइन गेमिंग के संदर्भ में हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी नियम और सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन किया है। इसके संदर्भ में इससे संबंधित तथ्यों को देखते हैं कि इस संशोधन का उद्देश्य ऑनलाइन गेम और सरकारी कार्य से संबंधित सभी नकली व झूठी भ्रामक जानकारी के संबंध में ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया मध्यवर्तियों द्वारा अधिक व्यापक स्तर पर उचित सूचनाओं का प्रसार करना है। आईटी नियम 2021 में और इसके संशोधनों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 187 के तहत लाया गया है और आईटी नियम 2021 में सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को विनियमित करने के लिए हेतु लाया गया था। अब पढ़ते हैं ऑनलाइन गेमिंग के नियमों की मुख्य विशेषताओं के बारे में। इसकी स्पष्ट परिभाषाओं के संदर्भ में देखते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग का क्या अर्थ है। ऑनलाइन गेमिंग इंटरनेट के माध्यम से खेला जाने वाला एक गेम होता है और इसे खेलने के लिए उपयोगकर्ता को कंप्यूटर संसाधन या मध्यवर्ती का सहारा लेना होता है। ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती का अर्थ किसी ऐसे मध्यवर्ती से होता है जो अपने कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ताओं को एक या अधिक ऑनलाइन गेम खेलने में सक्षम बनाता है। यह इसकी स्पष्ट परिभाषाओं के संदर्भ में। अब देखते हैं कि मध्यवर्तियों की भूमिका के संदर्भ में कि इसमें जो मध्यवर्ती का उपयोग किया गया है वह होता क्या है। यह किसी भी ऐसी ऑनलाइन गेम को होस्ट या प्रकाशित या साझा नहीं करने का पर्याप्त प्रयास करना होता है जो उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित ऑनलाइन गेमिंग विनियामक निकाय द्वारा अनुमत ऑनलाइन गेम के रूप में सत्यापित नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन या स्थापन्य विज्ञापन या ऐसे ऑनलाइन गेम का प्रचार जो कि एक अनुमत ऑनलाइन गेम नहीं है को होस्ट नहीं किया जाता है। ओजीआई पर अतिरिक्त उत्तरदायित्व के संदर्भ में इस संशोधित नियमों के तहत ओजीआई को रियल मनी के लेनदेन से जुड़े ऑनलाइन गेम के संदर्भ में अतिरिक्त दायित्व सौंपे गए हैं। इसके निम्नलिखित शामिल हैं, जैसे कि ऐसे ऐप्स पर स्वनियामक निकाय द्वारा सत्यापन चिन्ह प्रदर्शित करना, अपने उपयोगकर्ताओं को जमा धन निकालने या भुगतान के लिए नीति के बारे में सूचित करना, उपयोगकर्ताओं को केवाईसी विवरण प्राप्त करना और तृतीय पक्ष द्वारा उपयोगकर्ताओं को क्रेडिट नहीं देना और उनका वित्त पोषण नहीं करना है। एक से अधिक एसआरबीज के संदर्भ में कि ऑनलाइन गेम को अनुमत के रूप में सत्यापित करने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कई एसआरबीज को अधिसूचित किया है। एक एसआरबी के निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत क्या मानदंड होंगे? पहला मानदंड आता है कि उसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में गैर लाभकारी संस्था के तहत पंजीकृत के रूप में होना चाहिए। वह ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के प्रतिनिधित्व में हो और जिम्मेदार तरीके से ऑनलाइन गेम को बढ़ावा दे रहा हो। उसके द्वारा शिकायत निवारण और आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया हो और साथ ही सदस्यता के लिए एक स्पष्ट मानदंड निर्धारित किए गए हों। ऑर्थ लेंथ प्रिंसिपल के बारे में यह एक व्यापारिक सौदा होता है जिसमें खरीदार और विक्रेता एक दूसरे के पक्ष को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। अब देखते हैं एसआरबी के प्राधिकार के संदर्भ में। एसआरबी किसी भी खेल को अनुमत खेल के रूप में वर्गीकृत कर सकता है यदि वह संतुष्ट है तो वह ऑनलाइन गेम में किसी नतीजे पर दाव लगाना शामिल नहीं होता है। इसके अंतर्गत ओजीआई और गेम संबंधित नियमों पर एक अनुबंध में प्रवेश करने के लिए कानून के तहत निर्धारित अपेक्षाओं का पालन करते हुए है, जिसमें अनुबंध वर्तमान में 18 वर्ष है। ओजीआई और गेम सुरक्षा उपायों के संबंध में एसआरबी ढांचे द्वारा बनाए गए ढांचे का अनुपालन हो। इसमें निषेध के संदर्भ में देखते हैं कि किसी भी प्रकार के जुए वाले ऑनलाइन गेम निषिद्ध होंगे। इसके संदर्भ में अब आता है इन नियमों के महत्व के संदर्भ में। इन नियमों की मान्यता क्या है? इसमें मान्यता के संदर्भ में देखते हैं कि यह ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्तियों की पहचान करता है और उसे जुआ या गैम्बलिंग से अलग करता है।
विकास के संदर्भ में यह सुनिश्चित करता है कि उद्योग जिम्मेदार और पारदर्शी विकास और उपभोक्ता हितों की रक्षा है। अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के संदर्भ में अवैध विदेशी जुआ या गैम्बलिंग वेबसाइटों के प्रसार को रोकने में मदद करता है। निवेश के संदर्भ में यह नए नियमों द्वारा प्रदान किए गए कानून के निवेशकों पर विश्वास को बढ़ाएगा। मानकीकरण के संदर्भ में देखते हैं कि यह नियम राज्य स्तरीय अस्पष्टता को दूर करने और देश भर में एक रूपता और मानकीकरण को देने में मदद करेगा। इसके संदर्भ में अब आता है ऑनलाइन गेमिंग को गतिविधियों को विनियमित करने के संबंधित क्या क्या चिंता है, जैसे कौशल के खेल बनाम संयोग के खेल के संदर्भ में भारतीय कानून संयोग के खेल पर रोक लगाते हुए कौशल के खेल को अनुमति देते हैं। हालांकि किसी भी पद की कोई निर्धारित परिभाषा नहीं दी गई है। नियमों के कौशल के संयोग और संयोग के खेल के स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। विदेशी निवेश में बाधाओं के संदर्भ में देखते हैं कि भारत में सट्टेबाजी और जुए में एफडीआई की अनुमति नहीं देता है। इसलिए कौशल के खेल को परिभाषित करने में स्पष्टता कमी इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को बाधित कर सकती है। साथ ही इस क्षेत्र में अस्पष्टता सट्टेबाजी और जुए में विदेशी निवेश के अवैध तरीकों को भी बढ़ावा दे सकती है। एसआरबी के विवेकाधिकार के संदर्भ में देखते हैं। इससे पता चलता है कि क्या ऑनलाइन गेम में दाव लगाना अर्थात संयोग का तत्व शामिल है या नहीं। एसआरबी के पास व्यक्तिपरक विशेष विवेकाधिकार उपलब्ध होते हैं। अब आता है राज्यों में अलग अलग कानून के संदर्भ में। इसमें भारत के संविधान के अनुसार जुआ, चाहे वह ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कोई और सट्टेबाजी राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। इन्हें राज्य सूची की प्रविष्टि 34 में शामिल किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि प्रत्येक राज्य ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए कानून बना सकता है और वे कानून केंद्र सरकार के इस नियमों के अधिभावी होंगे। यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून ढांचे के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि हाल ही में तमिलनाडु ने तेलंगाना, असम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अनुरूप ऑनलाइन रियल मनी गेम पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे की राय में देखते हैं कि संशोधित आईटी नियम ऑनलाइन गेमिंग पारितंत्र को महत्वपूर्ण स्पष्टता प्रदान करता है। ऑनलाइन गेमिंग के प्रभावी विनिमय के नियमों में स्पष्ट परिभाषाएं, बहुहितधारक संलग्नता शामिल होनी चाहिए। साथ ही इन नियमों में इस उद्योग के आकार और महत्व को भी स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अब पढ़ते हैं इससे संबंधित सुर्खियों के बारे में कि क्या अप्रैल माह में सुर्खियां रहीं। पहली आती है ग्रामीण शहरी क्षेत्र के बारे में। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भारत में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में परिभाषा को बदलाव करने का सुझाव दिया है। इसके अंतर्गत यह शहरी ग्रामीण भारत या शहरी ग्रामीण भारत क्या है शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया गया है। इस पेपर में यह सुझाव दिया गया है कि ग्रामीण शहरी क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए सरकार को अधिक गतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ग्रामीण शहरी बस्तियों के वर्तमान परिभाषा के संदर्भ में देखते हैं कि वर्तमान में 2017 की स्थिति के अनुसार कोई भी बस्ती जिसे शहरी नहीं माना जाता है उसे स्वतः ग्रामीण मान लिया जाता है। शहरी बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, जिसके अंतर्गत पहली बस्ती आती है प्रशासनिक रूप से शहरी बस्तियां। ऐसी बस्तियां होती हैं जो शहरी स्थानीय निकाय द्वारा शासित होती हैं। और दूसरी आती है जनगणना के आधार पर शहरी बस्तियां। वे ऐसी बस्तियां होती हैं जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक हो, जिनकी 75% पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्य क्षेत्र में लगी हो और जिनका जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक हो। बस्तियों की वर्तमान परिभाषा से संबंधित समस्याओं के बारे में देखते हैं कि वर्तमान वर्गीकरण भारत में शहरीकरण की बढ़ती गति और विस्तार को शामिल करने के लिए अपर्याप्त सिद्ध हो रहा है। वास्तविक शहरी क्षेत्रों में पंचायतें मानव संसाधन के मामले में सक्षम नहीं। ग्रामीण प्रशासनिक पंचायतों को शहरी यूएलबीज में रूपांतरित करने की गति अत्यंत धीमी है और इस कारण से सेवाओं में त्रुटिपूर्ण मानक लागू किए दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वस्तुएं भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इसके संदर्भ में ईएसी पीएम द्वारा प्रस्तुत किए गए समाधान के संदर्भ में ट्रिगर मैकेनिज्म अपनाया जाना चाहिए। इससे निर्धारित शर्तों पूरी करने हेतु ग्रामीण बस्तियां स्वतः शहरी बस्तियां बन जाएंगी। मंत्रालयों को ग्रामीण बस्ती की परिभाषा को निर्धारित करने के लिए जनगणना और बस्तियों से जुड़े अन्य संकेतकों का उपयोग करना चाहिए जो उनके कार्यक्रमों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त हों। अब आता है स्थानीय सरकार की एक संरचना को देखते हैं, जिसमें ग्रामीण स्थानीय सरकार, पंचायती राज प्रणाली और दूसरी आती है शहरी स्थानीय सरकार। ग्रामीण स्थानीय सरकार में पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत सबसे ऊपर होती है जिला स्तर या जिला परिषद होती है, पंचायत समिति आती है, फिर ग्राम पंचायत होती है और उसके अंतर्गत ग्राम सभा आती है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के गाँव के सभी वैक्सिस के सदस्य होते हैं। शहरी स्थानीय सरकार के संदर्भ में देखते हैं कि यह बड़े शहरों के लिए नगर निगम होते हैं, छोटे शहरों के लिए नगर परिषद होते हैं और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत इसमें निवास करती है। इस तरीके से इसकी एक रूपरेखा है।
अब आता है राष्ट्रीय दल के दर्जा देने के संदर्भ में। हाल ही में चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत अब ईसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। चुनाव चिन्ह आरक्षण आदेश 1968 राष्ट्रीय या राज्य दल के मान्यता प्रदान करने वाले मानदंड निर्धारित करता है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी इसके अंतर्गत 6 प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं। निर्वाचन आयोग ने 2014 और 2019 में लोकसभा चुनावों तथा 2014 के बाद 21 राज्य विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों में प्रदर्शन की समीक्षा के लिए उपयुक्त निर्णय लिया है। किसी दल को राष्ट्रीय दर्जा देने कैसे निर्धारित किया जाता है और राष्ट्रीय दल के दर्जा के क्या लाभ हैं, इन दोनों के संदर्भ में देखते हैं। जब किसी दल को राष्ट्रीय दर्जा कैसे निर्धारित किया जाता है उसके संदर्भ में होता है कि लोकसभा राज्यसभा चुनाव में वोट के संदर्भ में उस दल को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट प्राप्त होने चाहिए और इसके अलावा लोकसभा में उस दल के कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए। लोकसभा में सीटों के संदर्भ में देखते हैं कि उस दल को कुल लोकसभा सीटों का कम से कम 2% प्राप्त होना चाहिए और इन सीटों के उम्मीदवारों में कम से कम 3 राज्यों में होने चाहिए और उसे कम से कम 4 राज्यों की एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। या किसी भी राष्ट्रीय दर्जा कैसे निर्धारित किया जाता है उसके संदर्भ में कुछ पॉइंट है। अब आता है राष्ट्रीय दल के दर्जा के रूप में क्या लाभ है, इसके संदर्भ में देखते हैं कि इसके अंतर्गत आता है कि पूरे भारत में इसके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को इसके आरक्षित चुनाव चिन्ह के अनन्य तौर पर आवंटित किया जाता है। किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव करने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है ताकि वह नामांकन दाखिल कर सके और आम चुनाव के दौरान आकाशवाणी या दूरदर्शन का प्रसारण सुविधाएं प्राप्त होती हैं और यह अधिकतम 40 स्टार प्रचारक नामांकित कर सकता है, जबकि अन्य दलों को अधिकतम 20 स्टार नामांकित करने की अनुमति होती है। अब आता है राज्यपाल के संदर्भ में क्या सुर्खियां रही है कि तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र पक्ष से आग्रह किया है कि वह राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने की समय सीमा निर्धारित करे। यह तमिलनाडु विधानसभा के द्वारा कहा गया है। यह प्रस्ताव इसलिए पारित किया गया है कि राज्यपाल में लगभग 20 विधेयकों को अभी तक सहमति नहीं प्राप्त हुई है और जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित किए जाने के बाद राज्यपाल को भेजा जाता है तो उसके पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं, जिसके अंतर्गत पहला विकल्प आता है कि वह विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है। अब वह दूसरा आता है कि वह विधेयक पर अपनी सहमति को रोक लेता है और तीसरा आता है वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए इसे राज्य विधायिका को लौटा सकता है। हालांकि यदि विधेयक संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित हो जाता है तो राज्यपाल को अपनी सहमति देना अनिवार्य होता है। और इसके अंतर्गत चौथा पॉइंट आता है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लेता है। तो यह राज्यपाल के संदर्भ में विधेयक को उनके पास रखने के कुछ विकल्प हैं, जिसमें हाल के वर्षों में देखते हैं कि राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच संबंधों में निम्नलिखित मुद्दे उभर कर आए हैं। कौन कौन से मुद्दे आए हैं? जैसे पहला मुद्दा आता है इसके अंतर्गत कि किसी भी विषय पर मतभेद होने की स्थिति में राज्यपाल और राज्य सरकार की सार्वजनिक रूप से किसी भी प्रकार से संवाद करना चाहिए और इसके लिए प्रावधानों का अभाव है। जैसे उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व केरल की राज्य सरकारों में राज्यपाल के बीच कटु और द्वेषपूर्ण संवाद को देखा गया है। कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा आदि को लेकर राज्य प्रशासन पर नकारात्मक टिप्पणियां मानी जाती। संवैधानिक और वैधानिक भूमिकाओं के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं और इस मामले में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका विवाद का एक प्रमुख बिंदु रहा है। विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग के संदर्भ में एक प्रमुख मुद्दा रहा है और इसमें प्रमुख उदाहरण विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेने में समय लगने वाला समय होता है और राज्यपाल को पद से हटाने के लिए कोई लिखित आधार या प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। इसके संदर्भ में प्रस्तावित सिफारिशों के संदर्भ में देखते हैं, जिसमें इसके अंतर्गत पहली सिफारिश आती है सरकारी आयोग। यह आयोग राज्यपाल राज्य के बाहर होना चाहिए और वह सत्ताधारी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए, इस आयोग में कहा गया। फिर आता है NCRWC के संदर्भ में कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए और इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होने चाहिए। फिर आता है नवाब रेबिया मामला जो 2016 में आया था। इसमें कहा गया था या निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां सीमित हो और इसे के तहत मनमानी नहीं कर सकता है। और पुंछी आयोग जो 2007 में आया था उसमें कहा गया था कि राज्यपालों को 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए, साथ ही राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही उसे पद से हटाने का प्रावधान होना चाहिए। राज्यपाल के संदर्भ में कुछ प्रस्तावित सिफारिशें रही हैं। अब आता है केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के बारे में। सबसे पहले तो देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कब हुई, इसका क्या उद्देश्य है और इसकी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पढ़ते हैं।
इसकी उत्पत्ति संविधान के अनुच्छेद 323(a) के अंतर्गत हुई, जिसमें 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के द्वारा स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य संघ या अन्य प्राधिकरण के मामलों के संबंध में लोक सेवाओं या पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों का न्याय निर्णय करना होता है। इससे संबंधित जानकारियों के बारे में देखते हैं कि यह वाद या किसी केस का निर्णय करने के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखता है और सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में बाध्य नहीं होता। यह सरकार ने 215 संगठनों को कैट के अधिकार क्षेत्रों में लाने की अधिसूचना जारी की जाती है। भारत भर में कैट के 19 खंडपीठ और 19 संकलित बेंच होते हैं। संबंधित उच्च न्यायालय में कैट के आदेशों के विरुद्ध अपील की जाती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब हाल ही में देखते हैं कि कार्मिक और लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर ध्यान दिया है और 31 दिसंबर 2022 तक आंकड़ों के अनुसार अधिकरण की अलग अलग पीठों में 80,545 मामले लंबित रहे और इनमें से लगभग 1,350 मामले ऐसे रहे जिसे पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से लंबित किया गया है। कैट नियम 1987 के अनुसार जहां तक संभव हो प्रत्येक आवेदन पर उसके पंजीकरण की तारीख से 6 महीने के भीतर सुनवाई की जानी चाहिए और निर्णय किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में है लंबित मामलों के कारण के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें सदस्यों की पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता का होना। कैट के द्वारा एडवांस केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम को लागू करने का विचार किया जा रहा है और यह भी सिस्टम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही अधिकरण के कामकाज को पूर्णतः डिजिटलीकरण करेगा। इसकी सिफारिशों के संदर्भ में देखते हैं कि कैट द्वारा पेंशन से जुड़े मामलों, वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामले और 10 साल से ज़्यादा पुराने मामलों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। अधिकरण में मौजूदा रिक्तियों को भरने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। अब आता है न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी के संदर्भ में। न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों में रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश जारी किया है। इसका उद्देश्य न्यायपालिका में दक्षता, प्रक्रियागत समानता और सहजता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को अनुकूलन को बढ़ावा देना होता है। रिकॉर्ड के रूपांतरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही समिति की मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है, जिसके तहत सभी उच्च न्यायालयों को एक डिजिटलीकरण सेल, न्यायिक डिजिटल रिपोजिटरी और एक मानकीकृत प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। इसमें न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता क्यों रही, इसके संदर्भ में देखते हैं। महामारी जैसी स्थितियों में भी कार्रवाइयों को जारी रखने और लोगों की भागीदारी दरों में सुधार करने के लिए, त्वरित व लागत प्रभावी न्याय वितरण सुनिश्चित करने के लिए और न्यायालयों को लंबित मामलों में बोझ को कम करने के लिए और पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए इसके संदर्भ में है। अब न्याय वितरण से संबंधित प्रौद्योगिकी के उपयोग में आने वाली कुछ चुनौतियां जैसे डिजिटल डिवाइडेड का होना, लोगों में तकनीकी जानकारी की कमी का होना, आरंभिक पूंजी गहनता होना और साइबर सुरक्षा जोखिम संबंधी होना। इस संबंध में आरंभ की गई कुछ पहले हैं कि ई कोर्ट मिशन के बारे में। यह मिशन जो न्यायपालिका के डिजिटलीकरण के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। फिर दूसरी आती है अदालत, पुलिस, जेल प्रशासन जैसे हितधारकों के बीच और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण को सक्षम बनाने के लिए इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस रिपोर्ट की शुरुआत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा रिकॉर्ड्स लॉन्च किया है और यह एक सॉफ्टवेयर होता है जो इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सुरक्षित रूप से न्यायालय में आदेशों के तेजी से प्रसारित करता है। सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों की क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करता है। इसके संदर्भ में अब आता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का यह तीसरा संस्करण है। इस रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। इसे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, दक्ष विधि, सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जैसे कई नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि में सहयोग से जारी किया जाता है और यह रिपोर्ट प्रत्येक राज्य के लिए प्रमुख न्याय वितरण तंत्रों को क्षमतावान बनाने और उनकी प्रगति का आकलन करने के लिए रैंक प्रदान करती है। इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष में देखते हैं कि न्यायपालिका के संदर्भ में सिक्किम उच्च न्यायालय और चंडीगढ़ की जिला अदालतों को छोड़कर कोई भी न्यायालय न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या के साथ कार्य नहीं करता है। जिला न्यायालय पर कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश न्यायाधीशों के सभी SC, ST और OBC कोटे को पूरी तरह से नहीं भर सकता है। उच्च न्यायालय में SC, ST, OBC के वर्ग के न्यायाधीशों की डेटा उपलब्ध नहीं होना। पुलिस के संदर्भ में यह भी एक भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुलिस में महिलाओं को आरक्षित कोटे को पूरे नहीं करते हैं। जेल के संदर्भ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विचाराधीन कैदियों की संख्या 60% से अधिक है। विधिक सहायता के संदर्भ में इसमें विधिक सेवा क्लिनिकों की संख्या 14,159 से कम होकर 4,772 रह गई है और राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में मार्च 2021 में आंकड़ों के अनुसार 25 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल 33,300 मामले बचे हैं जो औसतन और सभी 25 SHRC में औसतन 44% रिक्तियाँ रही हैं।
अब पढ़ते हैं बंचन विभेदन या प्रोमिसरी एक्सट्रॉपल सिद्धांत के बारे में। यह सिद्धांत अग्निपथ योजना की से संबंधित एक सुनवाई में वादी या सिविल कार्रवाई में न्यायालय जाने वाले पक्ष में वचन विबंधन के सिद्धांत पर हवाला दिया गया। वचन विबंधन की एक अवधारणा जो संविदात्मक कानून के रूप में विकसित की गई है। यह सिद्धांत अनिवार्य रूप से एक वचनदाता को इस आधार पर समझौते से पीछे हटने से रोकता है कि कोई औपचारिक विचारण नहीं हुआ है। इसे एक वादी द्वारा समझौते के निष्पादन को सुनिश्चित करने और समझौते को पूरा करने की विफलता के लिए मुआवजे की मांग हेतु लागू कराया जाता है। अब आता है सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 को मंजूरी दी गई है। इसमें इंटरनेट पर पायरेटेड फिल्म कंटेंट के प्रसारण को रोकने पर प्रावधान शामिल किया गया है। इन फिल्मों में यूए और यूए आधारित मौजूदा प्रमाणन की बजाय आयु वर्ग के आधार पर प्रमाणित करने के प्रावधान किया गया है। यू प्रमाणन सभी आयु वर्ग के सार्वजनिक प्रदर्शन करने से संबंधित होता है। ए प्रमाणन वैक्स आयु वर्ग के दर्शकों के लिए होता है और यूए प्रमाणन सभी आयु वर्ग के सार्वजनिक प्रदर्शन से संबंधित होता है। लेकिन 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अभिभावकों की निगरानी में प्रदर्शन की अनुमति है और एस प्रमाणन चिकित्सकों, वैज्ञानिकों जैसे विशेष श्रेणी के दर्शकों के लिए किया जाता है। संशोधन के तहत 12 वर्ष के स्थान पर नए वर्गीकरण यूए 17, यूए 13+ और यूए 16+ को शामिल करने का प्रावधान किया गया है इस संशोधन विधेयक के अंतर्गत। यहाँ पर हमारा पॉलिटी से संबंधित टॉपिक फिनिश होता है। अब हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक आएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित क्या अप्रैल माह में विविध घटनाएं रही, क्या किस देश का किससे क्या संबंध रहा, कौन से सम्मेलन हुए, उन सब के बारे में विस्तृत परिचर्चा करते हैं। चलिए, तो आज का हमारा पहला टॉपिक इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत रहेगा भारत और भूटान संबंधों के बारे में। हाल ही में भूटान नरेश भारत की यात्रा पर आए हैं और इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। अब पढ़ते हैं भारतीय भूटान संबंधों के बारे में एक नज़र डालते हैं कि यह भूटान की अवस्थिति को देखते हैं। सबसे पहले कि भूटान कहाँ पर है। यहाँ पर यह भूटान है, जो यहाँ से नेपाल है और यहाँ से इंडिया है। इन दोनों के बीच में यह भूटान की अवस्थिति है। अब देखते हैं, भूटान एक स्थलरुद्ध देश है जिसमें पूर्वी हिमालय और भारत और चीन के बीच स्थित है। यह 4 भारतीय राज्यों के बीच 699 किलोमीटर की खुली सीमा साझा करता है। ये 4 राज्य आते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। भूटान वंशानुगत राजशाही से मार्च 2018 से द्विदलीय संसदीय लोकतंत्र वाला देश बन गया है। कौन सा देश बन गया है? द्विदलीय संसदीय लोकतंत्र वाला देश बन गया। सबसे पहले तो इसके महत्व के बारे में देखते हैं कि भारत के लिए भूटान का क्या महत्व रहा है। जैसे भू रणनीतिक महत्व के संदर्भ में देखते हैं कि भारत और चीन के बीच भूटान की एक रणनीतिक स्थिति इसे भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। आर्थिक महत्व के संदर्भ में देखते हैं कि भूटान के पास प्रचुर मात्रा में जल विद्युत संसाधन उपलब्ध है और इसका उपयोग भारत अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। पर्यावरण सहयोग के संदर्भ में इसका इंपोर्टेंस देखते हैं कि साझा हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को देखते हुए भारत और भूटान पर्यावरणीय संरक्षण, जलवायु परिवर्तन संबंधी अनुकूलन और आपदा प्रबंधन पहल को सहयोग करते हैं। क्षेत्रीय एकीकरण के संदर्भ में देखते हैं कि भारत भूटान संबंधों को मजबूत करने से सार्क और बिम्स्टेक के भीतर बेहतर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसके संदर्भ में इसके कुछ इंपोर्टेंस है। अब देखते हैं कि इसकी मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। इसको 1949 में इसमें संधि पर हस्ताक्षर किए गए। फिर 1968 के में दोनों देशों में राजनीतिक संबंध स्थापित किए गए। 1972 में व्यापार और पारगमन सम्मति प्रथम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और 2017 में मैत्री संधि को संशोधित किया गया और 2018 में औपचारिक राजनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। अब यात्रा के परिणाम के संदर्भ में देखते हैं कि भूटान को क्या समर्थन प्राप्त हुआ। ये 5 वर्षों की अवधि के लिए अतिरिक्त स्टैंड बाय क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके तहत निम्न आय वाले देशों को उनकी अल्पकालिक भुगतान संतुलन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भूटान को तीसरे अंतर्राष्ट्रीय इंडियन गेटवे जैसे इंडियन डिजिटल बुनियादी ढांचे की स्थापना में सहायता प्रदान की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे एक देश के घरेलू नेटवर्क और दूसरे देश के घरेलू नेटवर्क में इलेक्ट्रॉनिक संचार के आदान प्रदान की सुविधा होती है। इस नेटवर्क के तहत भारत में मुंबई, चेन्नई, अगरतला जैसे स्थानों में कई अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे स्थापित किए गए हैं और भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के साथ भूटान के ड्रग रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क का समेकन किया गया है और ये ई लर्निंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सहयोग परियोजना है। जल विद्युत के संदर्भ में भूटान में मांगचेदू, चूखा, बसुछू, पुनात सांगचू, फर्स्ट संकोच परियोजना जैसे जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना की चर्चा की गई है। सुरक्षा के संदर्भ में जयगांव जो पश्चिम बंगाल भारत में स्थित है
और फुनते सीलिंग जो भूटान में स्थित है, इसमें पहली एकीकृत चेक पोस्ट की स्थापना की सहमति बनी। कनेक्टिविटी के संदर्भ में यह कोकराझार जो असम में स्थित है उसके गैलीफू रिंग से तेजी आई है और यह गैलीफू हवाई अड्डे के निर्माण हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। सहयोग के क्षेत्र में देखते हैं सबसे पहले जल विद्युत के संदर्भ में। जल विद्युत में भूटान के साथ पारंपरिक रूप से लाभप्रद जल विद्युत सहयोग से दोनों देशों में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग का मूल आधार रहा है। व्यापार के संदर्भ में भारत और भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है और इसमें 2021 से 2022 में लगभग 1422 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। सांस्कृतिक संबंधों में देखते हैं कि बौद्ध धर्म दोनों देशों में समान विचारधाराओं के आधार पर जोड़ता है और 2003 में स्थापित भारत भूटान फाउंडेशन का उद्देश्य सांस्कृतिक क्षेत्र में लोगों के मध्य आपसी आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। सुरक्षा के संदर्भ में पश्चिमी भूटान में भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल में स्थायी रूप से स्थित किया गया है और यह दल रॉयल भूटान सेना की सहायता करता है और इसे प्रशिक्षण प्रदान करता है। संबंध संचारने में विद्यमान चुनौतियों के संदर्भ में देखते हैं सबसे पहले चीनी प्रभाव। चीन और भूटान के मध्य निम्नलिखित क्षेत्रों में विवाद है, जैसे पहला, उत्तर में पसमलुंग तथा जकारलुंग घाटियां दोनों ही भूटान के लिए एक सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। पश्चिम में डोकलाम, ड्रामाना, सखातू, याकचू, चरीथांगचू, सिंगचू, लंगपा और लेंगमार्को घाटियां इसके अंतर्गत हैं और भारत का डोकलाम पर भूटान के दावे का समर्थन करता है क्योंकि यह भारत की सुरक्षा के लिए एक सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। और चीन इस क्षेत्र में प्रभुत्व सिलीगुड़ी कॉरिडोर के खतरे को डालता है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेट के माध्यम से भारतीय मुख्य भूमि के उसके पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है। अब आता है जल विद्युत व्यापार से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में कि विद्युत खरीद नीति, भारत द्वारा किए गए बदलाव, भूटान को नेशनल पावर ग्रिड में शामिल करने से इनकार करना आदि आपसी संबंधों से इससे कटुता पैदा होती है। विदेशी संगठनों के ठिकाने के संदर्भ में या यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बॉडरलैंड जैसे विद्रोही संगठनों दक्षिणी भूटान के घने जंगलों को अपने ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करते हुए भारत के विरुद्ध कार्य करते हैं। BBIN पहल के संदर्भ में कि इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार हेतु भारत द्वारा प्रस्तावित भारत भूटान भारत नेपाल मोटर वाहन समझौता पर्याप्त संबंधी चिंताओं के लिए भूटान द्वारा रोक दिया गया है। व्यापार तक पहुंच के संदर्भ में इसमें भूटान अपनी पहुंच को बांग्लादेश तक बढ़ाकर अपने बाजार में विविधता ला रहा है। अब आगे की राय में देखते हैं कि इसमें त्रिपक्षीय वार्ता शुरू करना, इसके अंतर्गत त्रिपक्षीय वार्ता शुरू करना किन किन देशों के बीच, भारत, चीन और भूटान के बीच कि त्रिपक्षीय संवाद से अनिश्चितताओं को कम किया जा सकता है और क्योंकि इसके बिना शांति और संघर्ष से जुड़े प्रश्नों को हल नहीं किया जा सकता है। आर्थिक संबंधों में विविधता लाने के संदर्भ में, इसके संदर्भ में भूटान और भारत के लिए आर्थिक संबंधों में जल विद्युत परियोजनाओं का ही प्रभुत्व रहा है, जिसमें दोनों देशों के बीच फिनटेक, स्पेस टेक, बायोटेक जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत साझेदारी निर्मित हो सकती है। लोगों के मध्य संबंधों में सुधार के संदर्भ में कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को बौद्ध धर्म और दोनों देशों के बीच अधिक पर्यटकों के आवागमन को प्रोत्साहित करके प्रेरित किया जाता है। सुरक्षा उपायों के संदर्भ में इसमें आपराधिक मामलों में सुरक्षा को रियल टाइम से साझा करने और दोनों देशों के बीच संपर्क बिंदुओं और तंत्र को स्थापित की जानी चाहिए। सीमा चौकियों पर तैनात में कानून प्रवर्तन कर्मियों की क्षमता के निर्माण और कौशल विकास हेतु प्रयास करने चाहिए। भारत भूटान सीमा के लिए देश प्रत्यावर्तन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में आगे की राय हो सकती है, ये क्या सुझाव हो सकते हैं उन संदर्भ में आप देख सकते हैं। अब देखते हैं भारत लैटिन अमेरिका के संदर्भ में। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री ने 4 लैटिन अमेरिकी देशों पनामा, गुआना, कोलंबिया, डोमिनिकन गणराज्य की यात्रा की। कौन कौन से देश? पनामा, गुआना, कोलंबिया और डोमिनिकन गणराज्य। इससे संबंधित तथ्य में देखते हैं कि एस जयशंकर ने इन देशों में त्रिपक्षीय यात्रा करने वाले पहले भारतीय विदेशी मंत्री रहे। वे भारतीय और मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली की विदेश मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल रहे। इनके साथ ही उन्होंने चौथी भारत कैरिकॉम मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता भी की और कैरिकॉम पूर्ण कैरेबियन समुदाय साझा बाजार है। इसके संदर्भ में बैठक के इंपोर्टेंस के बारे में देखते हैं। गुआना में क्या रहा, पनामा में क्या रहा, कोलंबिया में क्या रहा और डोमिनिकन गणराज्य में क्या रहा। सबसे पहले गुआना के बारे में देखते हैं, जिसके अंतर्गत देखते हैं कि गुआना विश्व में सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है। यह भारत के लिए अपने तेल स्रोतों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है। गुआना के भीतर कनेक्टिविटी और गतिशीलता में सुधार के लिए एक भारत निर्मित नौका MV मालेसा को गुआना में सौंपा गया है। किसको सौंपा गया है? भारत निर्मित नौका MV मालेसा। पनामा के संदर्भ में वर्ष 2022 में पनामा के साथ $610 मिलियन का वार्षिक व्यापार रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा मध्य अमेरिकी व्यापार भागीदार रहा है। यह भारतीय प्रवासियों की बड़ी संख्या मौजूद है और इसमें भौगोलिक अवस्थिति में भारत के लिए लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है और एक समुद्री केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट लॉजिस्टिक क्षमताओं को भी प्रदर्शन करती है।
कोलंबिया के संदर्भ में इसके साथ ही 2023-24 में सांस्कृतिक आदान प्रदान का पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यह भारत के कच्चे तेल और कोयले की आपूर्ति करता है। डोमिनिकन गणराज्य के संदर्भ में डोमिनिकन गणराज्य में भारत के दूतावास का उद्घाटन किया गया है और भारत के ऑटोमोबाइल डीलरों जैसी बजाज, हीरो, रॉयल एनफील्ड आदि में डोमिनिकन गणराज्य में स्थानीय डीलरशिप स्थापित की गई है। भारत लैटिन अमेरिका संबंधों के महत्व के बारे में देखते हैं कि भारत और लैटिन अमेरिका संबंधों में क्या महत्व रहा है। इसका महत्व व्यापार संबंध में इसके इम्पोर्टेंस को देखते हैं कि यह भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच वर्ष 2022 में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सर्वाधिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यह लैटिन अमेरिका एक देश होता है जो 2022 और 23 में भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार होता है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण लैटिन अमेरिका से भारत के खाद्य तेलों में आयात में वृद्धि हुई है और आयात में वृद्धि हुई इसके साथ ही यूक्रेन भारत को सूरजमुखी तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश भी रहा है। भारतीय व्यवसायों के लिए निवेश के अवसर के संदर्भ में कि भारतीय व्यवसाय के लिए लैटिन अमेरिका तथा कथित गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है। गोल्डीलॉक्स जोन व्यापार की दृष्टि से एक आकर्षक स्थल है जो अमेरिका और यूरोप के अंतर्गत विनियमित प्रतिस्पर्धी बाजारों और कम क्रय क्षमता वाले अफ्रीका के निम्न प्रतिस्पर्धी बाजारों के बीच स्थित है। भारतीय आईटी कंपनियां इस क्षेत्र में 40,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं, जिसमें लगभग सभी स्थानीय होती हैं और इस क्षेत्र में कुल निवेश का 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है। खाद्य और सुरक्षा के संदर्भ में भारत अपने कच्चे तेल का 15% लैटिन अमेरिकी देशों से प्राप्त करता है और अपनी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भविष्य में इसकी मांग बढ़ने की संभावना है। रणनीतिक इंपोर्टेंस के बारे में देखते हैं कि इसमें लैटिन अमेरिका तांबे के वैश्विक उत्पादन में लगभग 40% योगदान देता है। साथ ही यह विश्व में 35% लिथियम की आपूर्ति भी करता है। भारत पहले से ही अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली जैसे देशों से सामरिक खनिजों जैसे लिथियम और कोबाल्ट की खानों की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है। विकासात्मक सहयोग के रूप में देखते हैं कि लैटिन अमेरिकी क्षेत्र 2021 में भारत संयुक्त राज्य विकास साझेदारी कोष के मुख्य प्राप्तकर्ताओं में से एक थे और इसकी 26 परियोजनाओं में से 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसका निवेश किया गया है। भारत लैटिन अमेरिका के सशर्त नकद अंतरण के अनुभव से भी सीख सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह क्षेत्र विश्व स्तर पर सशर्त नकद अंतरण में अग्रणी और इसके पास इस तरह के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए 3 दशकों से अधिक का अनुभव रहा है। दक्षिण सहयोग में भारत पहला 22 ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन आयोजित किया था और 29 लैटिन अमेरिकी कैरेबियन देश इसमें सम्मिलित हुए थे। लोगों के मध्य संबंधों के संदर्भ में भारतीय दर्शन, योग और गांधी की शिक्षाओं से इस क्षेत्र में लैटिन निवासियों के मन में अमिट छाप छोड़ी है। अनेक लैटिन अमेरिकी रविन्द्रनाथ टैगोर से भलीभांति परिचित हैं और उन्होंने 1924 में अर्जेंटीना में 2 महीने बिताए हुए थे। इसके संदर्भ में अब पढ़ते हैं सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम के बारे में। इसकी उत्पत्ति मध्य अमेरिकी देशों के संगठन में चार्टर हेतु प्रोटोकॉल या टेगुसेगल्पा प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर के बाद 13 दिसंबर 1991 को हुई थी और इसका सचिवालय सैन सेल्वाडोर या एल सेल्वाडोर है। इसमें सदस्य देश हैं जिसमें कोस्टा रिका, अल सेल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा, बेलीज और डोमिनिकन रिपब्लिक हैं, जिसमें भारत इसका सदस्य देश नहीं है। अब आता है इसके संदर्भ में क्या क्या चुनौतियां हैं। क्या इस क्षेत्र में समग्र रूप से शामिल करने हेतु एक तंत्र का अभाव होना। भारत में अभी तक संपूर्ण लैटिन अमेरिकी क्षेत्रों के साथ व्यवहार के लिए एक तंत्र तैयार नहीं हुआ। भारत के ब्राजील, मैक्सिको, चिली जैसे देशों से अच्छे संबंध हैं, लेकिन देश अभी भी पीछे है। एक कारक के रूप में भौतिक दूरी के संदर्भ में देखते हैं कि भारत और लैटिन अमेरिका के बीच की दूरी को शायद दोनों पक्षों के बीच सामरिक अंतर्क्रिया के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा के रूप में महसूस किया गया और यह दोनों पक्षों के बीच सामाजिक अंतर्क्रिया के अवसर को भी कम हो रही है। विदेश नीति में पुनर्धारणा के संदर्भ में कि भारत की विदेश नीति को संचालित करने के लिए 3 संकेंद्रित क्षेत्रों में लैटिन अमेरिका को हमेशा सबसे बाद में रखा गया और पहला संकेंद्रित क्षेत्र पड़ोस को संदर्भित करता है अर्थात नेबरहुड फर्स्ट नीति को और दूसरे में एक्सटेंडेड नेबरहुड या विस्तारित पड़ोस को शामिल किया गया है, जिसमें विशेष रूप से एशिया और इससे अमेरिका तथा रूस जैसे रणनीतिक साझेदार देश भी शामिल है और तीसरे और अंतिम संकेंद्रित क्षेत्र में लैटिन अमेरिका सहित दुनिया के बाकी देशों को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए अभी तक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र को भारत के विदेशी राज्य मंत्री द्वारा संचालित किया जाता रहा है और वर्तमान में केवल 3 लैटिन अमेरिकी देशों जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील और मैक्सिको के साथ द्विपक्षीय संबंध सीधे भारत के विदेश मंत्री द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।
अब आता है मुक्त व्यापार समझौते के अभाव के संदर्भ में क्या चुनौती है। इसके संदर्भ में देखते हैं कि मर्कोसुर और चिली के साथ हुए भारत के वर्तमान तरजीही व्यापार समझौते का दायरा सीमित किया गया है। इसमें मर्कोसुर दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे का एक व्यापारिक समूह है। चीन की तुलना में सीमित संलग्नता के संदर्भ में कि इसमें लैटिन अमेरिका के साथ भारत का वार्षिक व्यापार 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मध्य रहा है। इस क्षेत्र में चीन के साथ 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर में व्यापार वार्षिक व्यापार की तुलना में बहुत कम रहा है। और इसके अलावा लैटिन अमेरिकी में 3 मिलियन से अधिक चीनी प्रवासी रहे हैं, जबकि इस क्षेत्र में भारत में 30,000 से कम लोग रहते हैं। आगे की राय में देखते हैं कि सभी क्षेत्रों के व्यापक जुड़ाव में एक लैटिन अमेरिका नीति तैयार करनी चाहिए। चिली और मर्कोसुर के साथ वर्तमान पीटीओ और एफटीए को अपग्रेड करना चाहिए। साथ ही इस क्षेत्र में अन्य देशों के साथ भी एक नया व्यापक व्यापार समझौते किए जाने चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों, मीडिया, पर्यटन आदि के माध्यम से सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए तथा सभ्यता गुणगत गुण और लोकतांत्रिक शासन लाभ को उठाना चाहिए, जिससे लैटिन अमेरिका चीन की तुलना में भारत से अधिक जुड़ाव महसूस करता हो। इसके संदर्भ में अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच एक त्रिपक्षीय समूह के संदर्भ में पढ़ते हैं। हाल ही में भारत, ईरान और आर्मेनिया में एरेवान में राजनीतिक विचार विमर्श का एक दौर आयोजित किया गया। ये देश भविष्य की बैठकों में त्रिपक्षीय प्रारूप को आयोजित करने में सहमत हुए हैं। इस बैठक की मुख्य विशेषताओं में देखते हैं कि यह एक प्रकार की पहली बैठक है। इनमें 3 पक्षों में आर्थिक मुद्दे, क्षेत्रीय संचार माध्यमों और सांस्कृतिक एवं लोगों के मध्य आपसी संबंध को मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। अब देखते हैं कि त्रिपक्षीय समूह का क्या इंपोर्टेंस है। इसके इंपोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत पहला महत्व आता है कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे को पुनर्जीवित करना। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बाद बढ़ते भू राजनीतिक परिदृश्य ने INSTC परियोजनाओं में नवीन ऊर्जा का संचार करने का अवसर प्रदान किया है और इसके साथ ही भारत ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह से जुड़ने के लिए आर्मीनिया से होकर INSTC का विस्तार करने का इच्छुक और इसके द्वारा हिंद महासागर को यूरेशिया और फिनलैंड के साथ भी जोड़ेगा। इसके संदर्भ में फिर आता है पाकिस्तान और अजरबैजान तुर्की त्रिपक्षीय समूह के प्रति संतुलन के रूप में देखना। वर्ष 2021 में बाकू घोषणा में पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कियों ने अपनी अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए एक दूसरों की क्षेत्रीय अखंडता को समर्थन करने की सहमति व्यक्त की और इस घोषणा को निम्नलिखित प्रत्यक्ष समर्थन की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है। इसके अंतर्गत पहली अभिव्यक्ति आती है कि काराबाख में अजरबैजान का अभिमान, दूसरा आता है जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के दावे से, तीसरा आता है साइप्रस, एजियन और पूरे भूमध्य सागरीय विवादों के संबंध में तुर्की का दृष्टिकोण और चौथा आता है सितंबर 2021 में इन देशों में 3 ब्रदर्स संयुक्त सैन्य अभ्यास भी आयोजित किए गए। नागोर्नो काराबाख के संदर्भ में नागोर्नो काराबाख आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो अलग अलग क्षेत्रीय पक्षों का एक प्रमुख कारक है, जो अलग अलग त्रिपक्षीय देश जैसे भारत, ईरान और आर्मेनिया तथा पाकिस्तान, अजरबैनिया और तुर्कियों के संदर्भ में। नागोर्नो काराबाख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन अधिकांश क्षेत्र में आर्मेनिया अलगाववादियों पर नियंत्रण है। आर्मेनिया अलगाववादियों ने नागोर्नो काराबाख ऑटोनोमस ओब्लास्ट को घोषित किया है। इसके संदर्भ में ऑर्गेनाइज्ड फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप में मिन्स्क ग्रुप के नेतृत्व के संघर्ष में एक स्थायी समाधान निकालने का प्रयास विफल रहा है। इस विवाद के समाधान करने के लिए 1994 में मिन्स्क ग्रुप का गठन किया गया और इसकी सही अध्यक्षता संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और रूस के द्वारा किया जाता है। तुर्की और पाकिस्तान में परंपरागत रूप से संघर्ष में अजरबैजान की सहायता की है तथा ईरान व भारत ने आर्मेनिया का साथ दिया हुआ है। इसमें यह अवस्थिति को दिखाया गया है। और इसके संदर्भ में त्रिपक्षीय समूह की प्रमुख चुनौतियों के संदर्भ में पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत पहली चुनौती आती है कि ईरान पर लगातार प्रतिबंध INSTC के साथ आपूर्ति श्रृंखला में योगदान करने में उसकी क्षमता को सीमित करना। दूसरा आता है कि भारत के लिए इजरायल के साथ संबंधों को ईरान के साथ निकटता को प्रति संतुलित और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तीसरा आता है कि INSTC को रूस के माध्यम से यूरोपीय बाजारों में जोड़ने का काम और रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण मुश्किल में पड़ जाता है। और आर्मेनिया अजरबैजान के बीच मौजूदा सीमा विवाद का अभी तक कोई भी स्थायी समाधान नहीं खोजा गया है। अब ये इसकी अवस्थिति को दिखाया गया है कि अजरबैजान कहाँ पर स्थित है, जैसे कि सराउंडेड कंट्री रसिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, टर्की और ये यहाँ पर ईरान है और यहाँ पर ये इसकी अवस्थिति अजरबैजान की है। ऐसे बिंदु जिन पर ये देश एक साथ हैं कौन कौन से, जैसे ये जो त्रिपक्षीय समझौते हुए हैं उसके अंतर्गत ये जो 3 देश हैं
उसमें देखते हैं कि यह कौन से ऐसे ऐसे बिंदु रहे हैं जिसमें ये तीनों देश एक साथ कार्य करते हैं या उनमें से एक साथ दो देश कार्य करते हैं। जिसमें सबसे पहले देखते हैं भारत और आर्मीनिया के संदर्भ में। भारत और आर्मीनिया के संदर्भ में दोनों देशों ने वर्ष 2022 में द्विपक्षीय राजनीतिक संबंधों के 30वीं वर्षगांठ को मनाया है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय निकायों के भीतर सक्रिय राजनीतिक संबंधों को प्रभावी सहयोग का लाभ प्राप्त किया है। नवीन हस्ताक्षरित एक निर्यात समझौते के तहत भारत आर्मेनिया को मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद जैसे सैन्य हथियार भेजेगा। भारत के विदेश मंत्री ने 2021 में आर्मेनिया की यात्रा की और वर्ष 1992 के राजनयिक संबंध स्थापित किए जाने के बाद यह किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की पहली यात्रा रही। अब देखते हैं भारत और ईरान के संदर्भ में। भारत और ईरान के संदर्भ में दोनों देशों के बीच सदियों से ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। इनके बीच एक साझा सांस्कृतिक विरासत भी रही है और ईरान में चाबहार बंदरगाह दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी का प्रमुख केंद्र रहा है और दोनों देश INSTC समझौते के हस्ताक्षर करता है। ईरान और आर्मीनिया के बारे में। ईरान और आर्मीनिया में देखते हैं कि दोनों देश एक दूसरे की सीमा साझा करते हैं और मजबूत संबंधों से लाभान्वित होते हैं। दोनों देशों में व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आर्मेनिया ईरान के EAEU पर पहुंच स्थापित करने पर एक पारगमन मार्ग के रूप में कार्य करता है। इसको निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं कि इसमें त्रिपक्षीय संदर्भ में कि ईरान, भारत, आर्मेनिया समझौता मुख्य रूप से व्यापार केंद्रित है, तब व्यापार पर केंद्रित है या विशेष रूप से फारस की खाड़ी, काला सागर व्यापारिक मार्ग में भारतीय वस्तुओं को पश्चिम में भेजने में सहयोग करेगा। साथ ही यह क्षेत्रीय सहयोग विश्व के एशियाई और यूरोपीय क्षेत्रों को भी मजबूत करेगा। अब आता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में, CPTPP के बारे में। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने CPTPP के शामिल होने पर सहमत हो गया है। इस प्रकार यूनाइटेड किंगडम CPTPP में शामिल होने वाला पहला नया सदस्य बन जाएगा और यह CPTPP में शामिल होने वाला यूरोप का पहला देश भी बन जाएगा। अब पढ़ते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में। इसकी उत्पत्ति इसके मार्च 2018 में हस्ताक्षर किए गए थे और इसे दिसंबर 2018 में लागू किया गया था। 2017 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने के बाद से CPTPP की स्थापना हुई थी। मतलब 2017 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के हटने से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने के बाद से CPTPP की स्थापना को किया गया। इसमें 11 देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। इसमें सदस्य देश आते हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, पेरू, मैक्सिको और न्यूजीलैंड आते हैं और इसमें भारत सदस्य देश नहीं। CPTPP से महत्व के बारे में देखते हैं, जिसमें पहला महत्व आता है कि वस्तुओं का व्यापार का होना। यह समझौता यह निर्यात बाजारों के प्रशुल्क का उन्मूलन और गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम करता है। दूसरा आता है सरकारी खरीद में समान व्यवहार के संदर्भ में कि यह सरकारी खरीद के अवसरों पर नीलामी के समय विदेशी कंपनियों के साथ घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। पूर्वानुमेय और पारदर्शिता के संदर्भ में यह एशिया प्रशांत क्षेत्र के 11 देशों के बीच साझा पारदर्शी व्यापार एवं निवेश के लिए लागू नियम प्रशासन की लागत से कम करने में सहायता करता है। श्रम और पर्यावरण के संदर्भ में यह CPTPP श्रम और पर्यावरण पर CPTPP से सदस्यों के संबंधित मानकों को बनाए रखने के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। शासन और उभरते हुए मुद्दों का समाधान करने की इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ नियम बनाना, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा अनुचित प्रतिस्पर्धा को कम करना और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए एक उदार परिवेश सुनिश्चित करना शामिल होता है। अब इसके संदर्भ में कुछ संबंधित तथ्यों को देखते हैं कि सरकारी खरीद पर समझौता के बारे में। सरकारी खरीद पर समझौता के बारे में देखते हैं कि यह विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के भीतर एक बहुपक्षीय समझौता है जो WTO के सदस्यों के लिए बाध्यकारी समझौता है। इसका उद्देश्य अपने पक्षकारों के बीच पारंपरिक सहयोग से सरकारी खरीद बाजारों को खोलना है। इसमें प्रशासन GPA को सरकारी खरीद समिति द्वारा प्रशासित किया जाता है और यह समिति इसके सभी पक्षकारों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी होती है। इसके सदस्यों के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें 21 पक्षकार शामिल होते हैं, जिसमें यूरोपीय संघ और 27 सदस्य देशों का एक पक्षकार के रूप में शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत WTO के 48 सदस्यों में से सबको भी शामिल किया गया है। सरकारी खरीद समिति में पर्यवेक्षकों के रूप में WTO के अन्य 36 सदस्य या पर्यवेक्षक के अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भाग लेते हैं। भारत GPA का सदस्य नहीं है, पर्यवेक्षकों में से एक है। अब देखते हैं कि CPTPP जो है वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक समझौते से कैसे अलग है। तो दोनों में एक पैरेलल तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं कि RCEP के बारे में और CPTPP के बारे में।
आरसीईपी के में सदस्य देशों को देखते हैं कि इसमें 15 देश जो अधिकांशतः एशिया प्रशांत क्षेत्र के मध्य एफटीए में समझौते के अंतर्गत आते हैं, और सीपीटीपीपी में यह प्रशांत महासागर और दोनों ओर स्थित देशों के मध्य एफटीए समझौता है। इसका आकार वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% हो, और इसका सीपीटीपीपी का वैश्विक आकार यह 13.5% जीडीपी में हिस्सेदारी रखता है। इसके कार्यक्षेत्र में देखते हैं कि सीपीटीपीपी के मामले में व्यापार संबंधी शर्तें या अनिवार्यताएं आरसीईपी की तुलना में अधिक व्यापक हैं। इसमें उदाहरण के रूप में राष्ट्र के स्वामित्व वाले उद्यमों को समर्थन, आर्थिक या सब्सिडी आदि देने या श्रम और पर्यावरण संबंधी मुद्दों को लेकर आरसीईपी में कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है। इसके संदर्भ में यह अलग है। अब देखते हैं भारत और सीपीटीपीपी के बारे में। भारत सीपीटीपीपी में शामिल क्यों नहीं हुआ और सीटीपीपी में शामिल ना होने में भारत के किन लाभों से वंचित हो रहा है, दोनों ही संदर्भ में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यह शामिल क्यों नहीं हुआ। उसके अंतर्गत पहला पॉइंट आता है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के सख्त मानक होना। ये मानक औसत कंपनियों के एकाधिकार में विस्तार करते हैं और इसमें भारत को औसत पारितंत्र काफ़ी प्रभावित हो सकता है। इसके अंतर्गत निवेशक राज्य विवाद समाधान निपटान तंत्र है, और यह एक ऐसा निवेश पारितंत्र के विनिमय में बाधा उत्पन्न करता है जो भारत की आर्थिक संप्रभुता को दरकिनार करता है। आईएसडीएस मुक्त व्यापार समझौते में मौजूद एक तंत्र या निवेश संधि होती है जो विदेशी निवेशकों को निवेश संबंधी विवादों को हल करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण तक पहुंचने का अधिकार भी प्रदान करती है। अपेक्षित आर्थिक रियायतों के संदर्भ में भारत का मानना है कि सीपीटीपीपी के शामिल होने के लिए अपेक्षित व्यापक आर्थिक रियायतें बहुत अधिक व्यापक हैं। भारतीय दृष्टिकोण में इसके लिए स्वीकृति देना कठिन होता है। विद्युतीकरण की संभावना के संदर्भ में इसमें वस्तुओं तक बाजार की पहुंच से संबंधित सीपीटीपीपी नियम भारत के विनिर्माण क्षेत्र में समक्ष गंभीर चुनौती पेश करते हैं। इससे दीर्घकाल में औद्योगिक क्षेत्र में क्षति हो सकती है। इसके शामिल नहीं होने के संदर्भ में इसके प्रमुख रीजन है। अब देखते हैं कि अगर यह शामिल नहीं हुआ तो यह किन किन लाभों से वंचित रहेगा, जिसमें पहला आता है कि प्रतिस्पर्धात्मकता के संदर्भ में इसमें भारत को प्रशुल्क में कमी का फायदा मिल सकता है और इससे भागीदार देशों में भारतीय निर्यात सस्ता हो सकता है। नए ग्राहकों की पहुंच के संदर्भ में जैसे जापान, मलेशिया और चिली सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख बाजारों में नई तरजीही पहुंच को संभव होगी। बाजार की पारदर्शिता और स्थिरता के संदर्भ में इसमें भारतीय बाजारों में व्यापार करने के लिए भारतीय सेवा आपूर्तिकर्ताओं को बेहतर सुरक्षा और पूर्वानुमान और पारदर्शिता की पेशकश कर सकता है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला से बाहर रह जाने के संदर्भ में यह सीपीटीपीपी के तहत उत्पत्ति के नियम प्रशुल्क कटौती के साथ नए जीबीसी के निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं, और सीपीटीपीपी में शामिल नहीं होने के कारण भारत के लिए यह अवसर न्यून हो गया। इसको निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं। इसमें ट्रेड ऑफ को देखते हुए भारत सीपीटीपीपी और आरसीईपी जैसे मुक्त व्यापार समझौता समूह के साथ व्यापार कर सकता है, और इसके साथ ही यह ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र में संप्रभुता प्रबुद्धताओं और महत्वपूर्ण घरेलू नीति विस्तार के मध्य उचित संतुलन बनाए रखना होगा। इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत पहली सुर्खियाँ आती है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के बारे में, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में, आईएफएडी, और जापान ने निजी क्षेत्र को लघु पैमाने के उत्पादों के बीच संवर्धित संबंध पहल को शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य दुनिया भर में लघु पैमाने के उत्पादों और स्थानीय खाद्य प्रणालियों को अधिक लचीला और संधारणीय बनाना है। इसमें निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए बेहतर संबद्धता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य ईएलपीएस निवेश का उपयोग विकासशील देशों में कृषि उत्पादकता में सुधार करने और उनकी आय में वृद्धि करने और लघु पैमाने के उत्पादों की आजीविका को बेहतर करने के लिए किया जाता है। लघु पैमाने में खाद्य पदार्थों के या खाद्य उत्पादों के साथ काम करते हुए निजी क्षेत्र में साझेदार संधारणीय कृषि और लचीली खाद्य प्रणालियों में योगदान दे सकते हैं। वित्त के संदर्भ में जापान इस पहल में आईएफएडी के लगभग $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, और यह महत्व इसका लघु किसान वैश्विक खाद्य सुरक्षा की आधारशिला है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये दुनिया की 1/3 खाद्य उत्पादन करते हैं। अब पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के बारे में, जिसका मुख्यालय रोम इटली में है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं और खाद्य प्रणालियों को समावेशी, उत्पादन लचीला और संधारणीय बनाकर उन्हें रूपांतरित करना है, और इसके 177 देश शामिल है, और इसकी सदस्यता ऐसे किसी भी देश के लिए खुली है जो संयुक्त राष्ट्र इसकी किसी भी विशेष एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का सदस्य रहा है, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है।
अब भारत और आईएफएडी के संदर्भ में देखते हैं कि भारत को ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तिकरण और सूक्ष्म वित्त संबंधी परियोजनाओं के लिए आईएफएडी से फंड प्राप्त हुआ है। यह वर्ष 1979 से इसने 27 से अधिक परियोजनाओं का वित्त पोषण किया हो। भारत ने आईएफएडी में संसाधनों को भी योगदान दिया है, इसके संदर्भ में ये इम्पोर्टेंस रखता है। अब आता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नाटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिनलैंड नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश बन गया है। फिनलैंड कभी सोवियत संघ के साथ एक मैत्री समझौते के तहत एक तटस्थ देश हुआ करता था, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद वह नाटो के करीब होता चला गया था। संगठन में सदस्य के रूप में फिनलैंड नाटो की सामूहिक सुरक्षा का हिस्सा है और इस रूप में उसे उत्तर अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 में निहित सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। सामूहिक सुरक्षा से तात्पर्य होता है कि एक सदस्य देश के विरुद्ध आक्रमण और सभी सदस्य देशों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। इसके संदर्भ में अब देखते हैं नाटो के संदर्भ में या नाटो के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई और इससे संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1949 में वाशिंगटन संधि के द्वारा की गई थी। इसे यूरोपीय क्षेत्र में तत्कालीन सोवियत संघ या यूएसएसआर के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन के रूप में स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 में अपना अपराधिकार प्राप्त करता है। नाटो के महत्व के बारे में देखते हैं कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और सदस्य देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है। इसने अपने क्षेत्र में संकट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने सदस्य देशों के बीच शांति स्थिरता बनाए रखने में भी मदद की है। प्रमुख गैर नाटो को सहयोगी के दर्जे के संबंधी प्रावधान अमेरिकी कानून में किए गए हैं और यह दर्जा प्राप्त विदेशी भागीदारों को रक्षा, व्यापार और सुरक्षा के सहयोग के क्षेत्र में कुछ लाभ प्रदान किए जाते हैं। अब आता है G7 की देशों की बैठक के संदर्भ में। सबसे पहले तो G7 या ग्रुप ऑफ 7 समूह के बारे में पढ़ते हैं। इसकी उत्पत्ति और इसकी स्थापना 1970 के दशक में के शुरुआत में हुई थी। G7 का प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों का एक अनौपचारिक संगठन है जिसका उद्देश्य यह वैश्विक आर्थिक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक बैठकें करता है। इसके अलावा यह मौजूदा परिस्थितियों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा करता है। इस सदस्य देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, जिसमें यूरोपीय संघ G7 का सदस्य नहीं और यह वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है कि यह वैश्विक जीडीपी के 46% और विश्व की 10% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इस समूह में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प प्रदान करने के लिए 2021 में बिल्ट बैक बेटर वर्ल्ड लॉन्च किया गया है। यह समूह 2021 में बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर 15% की वैश्विक न्यूनतम कर दर को निर्धारित करने पर सहमत हुआ है और 1998 से 2014 तक रूस भी इसका सदस्य रहा है। तब से इसे G8 कहा जाता था। अब आता है कि हाल ही में G7 देशों में जलवायु परिवर्तन मंत्रियों की बैठक साप्पोरो जापान में संपन्न हुई। तो ये कहाँ पर बैठक संपन्न हुई? जापान में। इसके प्रमुख निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं कि G7 देशों में वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 2030 तक 43% और 2035 तक 60% कम करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है और उन्होंने 2040 तक अतिरिक्त प्लास्टिक प्रदूषण को शून्य तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस लक्ष्य तक यह दशक को आगे बढ़ाया गया है। G7 सदस्यों ने सामूहिक रूप से 2030 तक अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता को 150 गीगावाट तक और सौर ऊर्जा क्षमता को 1 टेरावाट तक बढ़ाने का संकल्प किया है। G7 अनअबेटेड जीवाश्म ईंधन की चरणबद्ध रूप से समाप्ति तेजी आएगी और इससे 2050 तक ऊर्जा प्रणालियों में नेट जीरो उत्सर्जन को लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज प्रौद्योगिकी के बिना संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की खपत को अनअबेटेड जीवाश्म ईंधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब आता है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के बारे में। भारत को 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया और भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के बारे में, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। यह एक वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली से संबंधित सर्वोच्च निकाय है और यह सभी सदस्य देशों के मुख्य सांख्यिकीविदों के लिए एक मंच को एकजुट प्रदान करता है। यह संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग की कामकाज का पर्यवेक्षण भी करता है। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग भी है और इसे 1947 में स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देशों से मिलकर बना होता है और ये समान भौगोलिक वितरण के आधार पर UNESC द्वारा चुने जाते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अब देखते हैं कि उत्तर सागर शिखर सम्मेलन के बारे में, नॉर्थ सी समिट के बारे में।
यूरोपीय देशों ने बेल्जियम के आमस्टरडैम में आयोजित दूसरे उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन के उद्देश्य 2050 तक उत्तरी सागर को यूरोप का सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र बनाना है और इसके लिए उत्तरी सागर की अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 120 गीगावाट और 2050 तक 300 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। इस दूसरे शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के 7 सदस्य देशों जैसे बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लक्जमबर्ग व नीदरलैंड तथा गैर यूरोपीय संघ के नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम देशों ने भाग लिया है। और वर्ष 2012 में डेनमार्क में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन के अंत में बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड में एसबीआर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। एसबीआर घोषणा पत्र का उद्देश्य उत्तरी सागर को यूरोप के ग्रीन पावर प्लांट के रूप में विकसित करना और यह एक अपतटीय नवीनीकरण ऊर्जा प्रणाली वाला पर आधारित है। घोषणा पत्र को 2030 में 150 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा और 20 गीगावाट की हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत में पवन ऊर्जा के संदर्भ में देखते हैं कि REN21 रिन्यूएबल्स 2022 में ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व के चौथे स्थान पर है और फरवरी 2023 तक भारत की कुल संस्थापित पवन ऊर्जा लगभग 42 गीगावाट थी और राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018 के बड़ी ग्रिड से जुड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। उत्तर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। यह पूर्व में नॉर्वे और डेनमार्क, पश्चिम में स्कॉटलैंड और डेनमार्क, दक्षिण में नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस के मध्य स्थित है। यह डोबर जल संधि और इंग्लिश चैनल द्वारा अटलांटिक से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं चाबहार बंदरगाह के बारे में। चाबहार बंदरगाह भारत मध्य एशिया का संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में संपन्न हुई। इस बैठक को चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर दक्षिण पूर्वी ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इसे वर्ष 2016 में भारत में चाबहार में शहीद बेहिश्ते टर्मिनल विकसित करने के लिए ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसे एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार माना जाता है और भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और अंततः मध्य एशिया तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। चाबहार हॉर्मुज़ जलमंडल और हिंद महासागर के मध्य एक सामरिक अवस्थिति भी है। अब आते हैं गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के बारे में। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट अमेरिकी राष्ट्रपति गुड फ्राइडे एग्रीमेंट की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयरलैंड की यात्रा की। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट 1998 में उत्तरी आयरलैंड के गुटों और ब्रिटेन आयरलैंड की सरकारों के ने हस्ताक्षर किए और यह समझौता द ट्रबल्स के नाम से कुख्यात 30 साल तक जारी हिंसा को समाप्त करने के लिए किया गया था। अब आता है ऑपरेशन कावेरी के बारे में। ऑपरेशन कावेरी भारत में युद्धग्रस्त सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। यहाँ पर हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध से टॉपिक फिनिश होता है और इसी के साथ ही हमारा पॉलिटी का भी सेक्शन इसके साथ ही कवर हुआ। और भी इसी तरीके के सेशन को कंप्लीट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।